आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वैसे सामाजिक विज्ञान का हमारा पर्यावरण यानी कि भूगोल के आपको यहाँ पे सारे के सारे जो अध्याय हैं 7 वो आपको यहाँ पे आज उनके आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न पहला है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह है आंसर रहेगा सा फ्रेंच। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो यह है इमारत। तीसरा है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है हमारा वायुमंडल। प्रश्न 4 है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारे चारों ओर का जो आवरण है जिसे हम ढकी हुई है वो पर्यावरण कहलाता है। प्रश्न 5, प्राकृतिक आवरण का निर्माण कर में कौन कौन से घटक सहायक हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने वाले घटक है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्रश्न 6 है, प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाना। तो देखिए, प्रकृति निर्मित वस्तुएं पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी आदि, और मानव निर्मित सड़क, कपड़े, किताब, इमारतें, उद्योग और स्मारक, पार्क आदि। प्रश्न 7वां, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं? तो उत्तर सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंधी पारितंत्र कहलाता है। प्रश्न 8वां, पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीजों से बनी है? तो उत्तर पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। चट्टानों, खनिजों से बनी होती है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। प्रश्न 9वां, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो उत्तर पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। प्रश्न 10वां, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं कुआं, नदी, तालाब, झील, समुद्र एवं महासागर। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। प्रश्न 11वां, वस्तु में पद्धति विकास किस प्रकार हुआ? लिखिए। तो मानव ने अपने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। इस प्रकार वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। प्रश्न 12वां, गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है? तो गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज हमारी प्यास दूर करने में सहायक होता है। प्रश्न 13वां, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। शायद ये आंसर दोबारा हो गया, हाँ है ना। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रश्न 14वां, प्रोजेक्ट कार्य। आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए? तो उत्तर देखिए, पेड़ लगाना एवं उसकी देखभाल करना चाहिए। कम से कम प्राकृतिक उत्पाद का उपयोग करना चाहिए। बिजली का उपयोग कम करना चाहिए। जल का संरक्षण करना चाहिए। बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षित करके। 6वां, सामाजिक परिवहन का उपयोग करके। 7वां, पेड़ पौधों की सुरक्षा करके। फिर है देखिए, भूगोल का पर्यावरण हमने डिस्कस कर लिया है। अगला पार्ट 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए आंसर, देखिए पहले का आंसर अवसादी सेलों का उदाहरण है बलुआ पत्थर। पत्थरों का उपयोग किस खेल में होता है? तो यह चिबिड्डी, ऑप्शन बा। प्रश्न 3, ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, तो लोहा, ऑप्शन दा। फिर है प्रश्न 4, लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया? तो लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है एवं ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। प्रश्न 5, पृथ्वी की ऊपरी परत का नाम लिखिए। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीप में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। प्रश्न 6वां, केंद्रीय कोड की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देखिए उत्तर है, पहला, केंद्रीय कोड मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। दूसरा, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। तीसरा, इसका तापमान एवं ताप काफी कुछ होता है। चौथा, केंद्रित कोड को निफे कहते हैं। शेल किसे कहते हैं? 7वां क्वेश्चन है, उत्तर देखिए, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल एवं कायांतरित सेल। प्रश्न 8, प्राथमिक सेल से क्या आशय है? तो उत्तर द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इसमें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल
दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। प्रश्न 9 चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या कहलाते हैं? तो आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर स्लेट एवं संगमरमर कहलाते हैं। प्रश्न 10वां दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह उद्योगों, औषधि उर्वरक में करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस में पेट्रोलियम, लोहा, सोना आदि। प्रश्न 11वां सेल कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन करना। तो देखिए ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। प्रश्न 12वां जीवाश्म किसे कहते हैं? उत्तर देखिए सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर और चट्टानों में मिलता है। प्रश्न 13 मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है? तो उत्तर पर्वती के ठीक नीचे मेंटल परत होती है। मेंटल परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? क्रोर। फिर अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। पहले का उत्तर देखिए भूकंप पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण है भूकंप। दूसरा नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति क्या है? विसर्प यानी कि बा। प्रश्न 3 विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात आ। प्रश्न 4 स्थलमंडलीय प्लेट से क्या आशय? उत्तर देखिए स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। भूपर्वतीय में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह है टिकी रहती है। फिर प्रश्न 5वां अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं होती हैं? तो अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि घटनाएं घटती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। प्रश्न 6 ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। तो देखिए आपका ज्वालामुखी का चित्र आप इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के भी बना सकते हैं अच्छे से। प्रश्न 7वां भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए? तो भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें रसोई के काउंटर या मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए। दूसरा भूकंप के झटके आने तक अंदर रहे, झटके कम होने पर खुले मैदान में आ जाए। प्रश्न 8वां विसर्प किसे कहते हैं? तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के नी बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। प्रश्न 9वां नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? तो जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली मिट्टी घाटी में गिरती है तब यह जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रश्न 10वां डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा का चित्र भी बनाना है। तो जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको आप वितारिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अनेक मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। प्रश्न 11वां समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं की बड़ी होती जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। प्रश्न 12वां हिमनद के कार्य लिखिए। तो पहला है हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्रमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करता है। दूसरा हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। तीसरा हिमनद निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। प्रश्न 13वां रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन से छत्रक सेल, पवन सेल, बालू टिब्बा, लोएस आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। छत्रक सेल क्या है? रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें छत्रक सेल कहते हैं। बालू टिब्बा जब पवन का बहाव रुकता है और यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है तब इसे बालू टिब्बा कहते हैं। अध्याय 4 देखिए वायु। प्रश्न पहला वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन बा 71% पाई जाती है। प्रश्न दूसरा है वर्षा का प्रकार नहीं है तो अम्लीय वर्षा। तीसरा है क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है तो यह है समताप मंडल आ। फिर है वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन जैसी गैसों का मिश्रण होता है। प्रश्न 5वां आर्द्रता किसे कहते होता है? देखिए जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। प्रश्न 6वां पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 7वां ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? इसके प्रभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना संभव हो जाता है।
प्रश्न 8वां, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस वापस देते हैं। प्रश्न 9वां, भूमंडलीय तापमान में ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशा है? हाँ, क्या क्या हानियां हैं? तो जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हानियां, इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। दूसरा, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। तीसरा, तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। चौथा, वायुमंडल जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। प्रश्न 10वां, वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन सी है? तो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। प्रश्न 11वां, पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकार में विभाजित किया गया? तो उत्तर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवनों को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया गया: स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। प्रश्न 12वां, वायु का दाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार है? तो उत्तर, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षेत्र वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर उड़ती है। मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। उत्तर, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। अध्याय 5, जल। प्रश्न पहला, आलवण जल के स्रोत नहीं है तो समुद्र, दा ऑप्शन। दूसरे का आंसर रहेगा ज्वार भाटा, बा। तीसरे का आंसर रहेगा भूमध्य रेखा के निकट, बा। चौथे का आंसर देखिए, सुनामी के शब्द है तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंग है, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय मतलब जो कि समुद्र के किनारे है ना, समुद्र में जो द्वीप होते हैं है ना, तो वहाँ पे जो निवास करते हैं समुद्र के किनारे है ना, पोताश्रय। तरंगे कैसे कहते हैं? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है तो इसे हम तरंगे कहते हैं। जितनी तेज पवन बहती तरंगी उतनी ही बड़ी होती है। दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं? उत्तर, दीर्घ ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। लघु ज्वार चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिस कारण लघु ज्वार भाटा आता है। प्रश्न 7वां, किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। मीठे पानी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? 8वां, तो भूमिगत झील और नदियां, ताल, कुआं, नलकूप एवं हिमनद आदि मीठे पानी के प्रमुख स्रोत हैं, जिनका भी हम पीने के लिए यूज करते हैं। प्रश्न 9वां, सुनामी किसे कहते हैं? समझाइए। तो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, जिसके परिणाम से 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारी तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुनामी। प्रश्न 10वां है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तथा उठकर जल तल के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल को निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र का नामांकित चित्र बनाना था। देखिए, इस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल में धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। प्रश्न 12वां, महासागरीय धाराएं किस क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती है? तो उत्तर, गर्म धाराओं से तलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। प्रश्न 13वां, जल संरक्षण की कुछ विधियां बताना है। देखिए, पहला है छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि से जल संरक्षण किया जाता है। दूसरा, वर्षा जल संग्रहण करके जल संरक्षण किया जाता है। तीसरा, वृक्षारोपण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। अध्याय 6 है, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। प्रश्न पहले को उत्तर देखिए, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं मुहाना, ऑप्शन साफ। दूसरा, गंगा के मैदान में बसा शहर क्या है? वाराणसी। तीसरा है, खड़ी ढलानों पर समतल सतहों में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है, तो कृषि करने के लिए। प्रश्न 4, भूमध्य रेखीय प्रदेश के अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित अमेजन नदी इस प्रदेश में होकर गुजरती है। प्रश्न 5वां, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की विशेषताएं लिखिए। तो भूमध्य रेखा के आसपास के मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्मी में आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान और आर्द्रता अधिक उच्च होती है, रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। प्रश्न 6, किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति हो सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। प्रश्न 7वां, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है?
उत्तर देखिए, कर्तन एवं दहन जैसी पद्धति में भूमि कुछ समय के बाद इसलिए बदल जाती है क्योंकि जमीन के टुकड़े का बार बार प्रयोग से मिट्टी की पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए उस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। प्रश्न 8वां, परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो परिवहन विकास की गतिविधियों के कारण अमेजन निवासियों को मूल आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा। वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियां हैं, तो गंगा नदी की 5 सहायक नदियां हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एवं कोसी। प्रश्न 10वां, जनसंख्या घनत्व से आपके आशा है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। प्रश्न 11वां, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है। प्रश्न 12वां, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है? लिखिए, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, पर्याप्त जल एवं अधिक वर्षा होती है। प्रश्न 13वां, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। अध्याय 7 देखिए, रेगिस्तान में जीवन। प्रश्न पहला, लद्दाख में भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग किया जाता है, तो सूती वस्त्र बनाने में ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? तो उत्तर है सरपत विलो की लकड़ी से। प्रश्न तीसरा, मिस्र में उगाई जाने वाली कौन सी फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो कपास। प्रश्न 4, सहारा रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? तो सहारा रेगिस्तान 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। प्रश्न 5, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा है? तो यह 11 देशों से घिरा, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। प्रश्न 6, सहारा रेगिस्तान की जलवायु की विशेषता लिखिए। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ दिन के समय का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है? तो सहारा रेगिस्तान में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। प्रश्न 8वां, मिस्र में नील घाटी के लोग कौन कौन सी फसलें एवं पेड़ पौधे उगाते हैं? तो मिस्र में नील घाटी के लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और फसलों में चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाते हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लद्दाख के उत्तर एवं उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। प्रश्न 10वां, लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती है। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। प्रश्न 11वां, लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई एक समानता बताइए। तो लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच एक समानता है कि यहाँ अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। लद्दाख में पशु पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो लद्दाख में पशु जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। पक्षी रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबन एवं हुप आदि पक्षी पाए जाते हैं। लद्दाख के लोग ग्रीष्मकाल में किन चीज़ों की खेती करते हैं? तो उत्तर लद्दाख के लोग ग्रीष्मकाल में जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको एक एक चैप्टर की अलग अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।